अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस मियोसिस। वैसे प्रीवियस लेक्चर में हम माइटोसिस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये भी उसी तरह की सेल डिवीजन ही होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है, हम इसकी डेफिनेशन से इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो माइटोसिस से करेंगे कि ये वो सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल जब डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड होता था डॉटर सेल में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही होते थे। तो डेफिनेशन इस तरह से कुछ करेंगे, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, माइटोसिस में जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो 4 डॉटर सेल बनते हैं और वो भी हैप्लॉइड होते हैं। अब डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चे, डिप्लॉइड सेल ऐसा सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, एग्जैक्ट यानी पूरे होते हैं। जैसे हम एक ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, और आप लोगों को पता है कि ह्यूमन का जो सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो वो 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो यानी कि नंबर भी पूरा है उनका, और वो किस फॉर्म में है, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी 23 का पेयर है तो नंबर 46 है और वो किस फॉर्म में है, पेयर्स की फॉर्म में है, तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। लेकिन जहाँ तक ना बच्चे, हैप्लॉइड सेल ऐसा सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। अब नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन वो वाला सेल जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे तो हम कहेंगे वो हैप्लॉइड सेल्स हैं। डिप्लॉइड सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड सेल्स में क्या होते हैं, सिंपल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, कोई पेयर्स जो है वो नहीं होते। तो ये है डिफरेंस डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड का। डिप्लॉइड में क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, हैप्लॉइड में हाफ नंबर होता है यानी पेयर्स की फॉर्म में नहीं होता। तो आगे हम फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे याद रखना, माइटोसिस में जो एक सेल जब डिवाइड हो रहा होता है ना, तो वो एक सिंगल डिवीजन से पास होता है जिसको हमने माइटोसिस का नाम दिया था। लेकिन जहाँ पे जो एक सेल है वो 2 डिवीजन से पास होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, इसको डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट ने किया था, इसको डिस्कवर किया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसको ऑस्कर हार्टविग भी कहते हैं। ठीक है, उसने 1876 में मियोसिस की जो है वो डिस्कवरी की थी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो पहले हम मियोसिस 1 की तरफ चलेंगे। अब मियोसिस 1 में क्या चीज़ होती है, अच्छा बच्चे याद रखना, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चली होती हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आपने जो है वो समझना है। अब इसमें भी उसी तरह सेल के अंदर इंटरफेज होगा, उसी तरह G1 फेज, S फेज, G2 फेज जो है वो मौजूद होते हैं। अब इसमें बच्चे क्या होता है मियोसिस 1 में, अब हम एंड की बात कर रहे हैं कि मियोसिस 1 में असल में होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉइड सेल्स में वो सेपरेट होते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं। मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन में हमने कहा था कि 4 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं 2। इसका मतलब है मियोसिस 1 में 2 बनेंगे डॉटर सेल, मियोसिस 2 में फिर 2 बनेंगे। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड सेल में सेपरेट हो जाते हैं। अब फिर मियोसिस 1 में क्या होता है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 फेजेस में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 बच्चे क्या है, आपको माइटोसिस का प्रोफेज भी याद होगा। अब हम इसको और उसको थोड़ा कंपेयर करके भी पढ़ेंगे कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। अब बच्चे इसमें क्या होता है, एक तो हमें पता है कि ये जो क्रोमैटिन होते हैं ना, धागों की तरह के स्ट्रक्चर, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं, यानी कि और हर क्रोमोसोम, ये देखें आपको हर क्रोमोसोम्स के अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी एक साइड वाला पूरा और ये दूसरी साइड वाला, तो ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। कितने क्रोमेटिड्स हैं इसमें, 2, क्योंकि इसमें एस फेज जब आता है ना तो डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करता है, तो रेप्लिकेशन के दौरान इंटरफेज के एस फेज में जब रेप्लिकेशन होती है तो हर क्रोमोसोम अपनी क्या है, कॉपी बना देता है। एक क्रोमेटिड यानी एक पूरा लंबा धागा जिसके दरमियान एक ब्लैक डॉट है, वो एक क्रोमेटिड है, उसके साथ वाला दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक है, तो एक क्रोमेटिड अपनी दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो बना देता है। अब बच्चे इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम साइनेप्सिस के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं यानी उनके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुका है बिफोर द मियोसिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब जब आते हैं तो वो पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जब आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर यानी कि एक दूसरे के साथ पेयर बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। ये हम डायग्राम से क्लियर देखेंगे। बच्चे देखें, यहाँ पे आपके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो वाले क्रोमोसोम्स जो साइज़ में भी सेम हैं, शेप में भी सेम होते हैं, जीन्स भी सेम होते हैं। हाँ, लिटिल बिट उनकी
अलील की जो वर्जन है यानी वो डिफ़र कर रहा होता है, उनके जो जीन के अलील्स होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी रिसेसिव और डोमिनेंट। इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। बस इतना याद रखें कि क्रोमोसोम सेम होते हैं साइज़ में भी, यानी कि शेप में भी, और जीन्स में उनके सेम होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अलील का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक आपको यानी कि पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, एक ब्लैक में नज़र आ रहा है। ये एक दूसरे के करीब आते हैं, जब करीब आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ पेयर बना देते हैं, यानी पेयर अप हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस, ठीक है। अब साइनेप्सिस के बाद वाला जो आपका प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा? अब बच्चे देखिए, पहले तो आपको एक क्रोमोसोम देखो, ये पर्पल वाला, इसमें आपके पास 2 क्रोमेटिड्स है, ब्लैक में भी 2 क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन दोनों जब पेयर अप हुए हैं अब आपके पास कितने क्रोमेटिड्स हो गए हैं? 4, 2 पर्पल वाले 2 ब्लैक वाले, तो टोटल 4 क्रोमेटिड्स हुए हैं। हम इसको कहते हैं टेट्राड, ठीक है। आप क्या हो गया, जब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे तो उसके अंदर टेट्राड कंडीशन होगी, यानी 4 क्रोमोसोम्स होंगे। अब बच्चे देखें कि ये पर्पल वाले में 2 क्रोमेटिड हैं, ये तो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं, तो हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ब्लैक में भी हमने कहा कि, लेकिन ये जब दोनों मिलते हैं ना तो ये पर्पल वाले और ब्लैक वाले ये आपस में क्या होते हैं कि एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ, ये देखो लास्ट वाले उसमें देखो ना, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, यानी जिप अप हो रहे हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम दे बिकम जिप्ड। अब जब ये जिप टुगेदर होते हैं तो ये एक एक्स शेप यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्याज़मेटा कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम व्हेन दे बिकम जिप्ड अप दे फॉर्म अ एक्स शेप स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड द क्याज़मेटा, यानी ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब बेसिकली जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये क्याज़मेटा हो गया ना। इस पॉइंट को तो क्याज़मेटा कहेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। अब हम ये देखेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या है। अब बच्चे, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमेना होता है जहाँ पे क्रोमोसोम के पोर्शन आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ना, एक पर्पल वाला एक ब्लैक वाला, दोनों एक दूसरे के साथ डिफर कर रहे हैं। अब पर्पल वाला पोर्शन ब्लैक के साथ लग जाएगा, ब्लैक वाला पर्पल के साथ, ठीक है। ब्लैक का जो मटेरियल था वो पर्पल के पास चला गया, पर्पल वाला इसके पास, तो उनके अंदर जो रिकम्बिनेशंस का प्रोसेस हुआ है, यानी जब मटेरियल चेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दे लीड टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो पहले जो फिनोमेनास हो रहे थे, जो जीन्स जिन करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ पे जब एक न्यू जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा तो हम कहेंगे रिकम्बिनेशन हो गई है। तो बेसिकली ये वाला प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये एवोल्यूशन की तरफ, एवोल्यूशन के प्रोसेस में भी रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी जितने प्रोसेस होते हैं ना, जितने भी इवेंट होते हैं प्रोफेज 1 में, वो माइटोसिस वाले प्रोफेज की तरह ही होते हैं। लाइक न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक हो जाता है, सेंट्रियोज न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाते हैं, सेंट्रियोज ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, और सेंट्रियोज ने स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर जिन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है। तो आज के लिए बच्चे इतना काफ़ी है। नेक्स्ट फेज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह